हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स, इनको हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। इसकी थ्योरी डिस्कस हो चुकी है, उसके रिलेटेड काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल डिस्कस हो गए थे। अब हम उसके जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है उनको डिस्कस कर रहे थे, राइट। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, जो पार्ट 2 है आज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। एंड इसके बाद आपके जो एनसीईआरटी के अनसोल्व्ड क्वेश्चन जो है, जो आपके बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है या आपके एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने अब शुरुआत करनी है अपनी एनसीईआरटी बुक के जो पीछे एक्सरसाइज दी गई है ना अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की, उनके क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे और देखना आपको एट द एंड सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। शुरुआत हमने एक्सरसाइज से करनी है, और लेकिन याद रखना कि हमने सिर्फ वही वाले करने हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर के बेसिस पे है। देखिए बेटा, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आपसे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स, और पहला पार्ट आपसे क्या बोल रहा है बेटा? पहला पार्ट बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जिसका साइड है 1 सेंटीमीटर और आपने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअली में 1/100 ऑफ मीटर के बराबर होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको 1000 ना लगे ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो बेसिकली 1/100 होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 1/10 मीटर भी हम लिख सकते हैं। और रीजन साफ है, क्योंकि अगर आप ध्यान से इसमें देखते हो तो यहाँ पर आपके पास 2 दिए हुए हैं और जीरोस, तो 10 की पावर 2 मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। बहुत सिंपल है। जब ये टर्म हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर्स आपके होते हैं, और आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम यहाँ पर क्योंकि उसने बोला है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो मुझे फाइंड करना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब होता है कि लेंथ का क्यूब आप कर दीजिए। लेंथ जो है वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 सेंटीमीटर को लिख दिया 10⁻⁻2 मीटर, और इन सब का होल क्यूब। तो क्या होता है कि जो पावर होती है ना उनकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि 10⁻⁻2 है, -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻6 बन जाएगा, और यहाँ मीटर की पावर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब बन जाएगा। और ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपने पहला पार्ट कंप्लीट करना था। ठीक है, पार्ट करते हैं बी की। कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर का स्क्वायर। सो देखिए, सबसे पहली बात आपको तो पहले पता होना चाहिए कि अगर हम एक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ दैट इज सॉलिड सिलेंडर, अगर हम पता करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है बेटा इसका 2πr × r+h। ठीक है, याद रखिए कि अगर मेरे पास कोई भी एक सिलेंडर है तो उस सिलेंडर का, ठीक है, जैसे कि मेरे पास सिलेंडर आ गया, अब उस सिलेंडर का ये जो रेडियस है ये रेडियस r होता है, और यहां से यहां तक बेटा हम उसको h कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब ये फॉर्मूला देखो मेरे को ऑलरेडी पता लग चुका है। r जो है ये मुझे चाहिए मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी दिया है, आपको भी पता है बेटा। 2 × 10 कर दूंगा तो वो मिलीमीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में एक्चुअली आपके 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो 20 mm यहाँ पर आ गया। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि आपका 10 × 10 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 100 mm मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मुझे सरफेस एरिया जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना ही है तो आ जाएगा बेटा 2 × पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू यहाँ पर आप 20 mm डालेंगे,
ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन करेंगे तो 20 mm प्लस 100 mm, ठीक है। 100 क्यों समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो हाइट है वो मेरे को 100 दी गई है, और ऊपर देखो यहाँ पे हाइट की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आसानी से ही किया जा सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, इस सभी को मल्टीप्लाई करना है। अब आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर बेटा 15072 mm² हमें मिल जाता है। अब बात यहाँ पे ये है कि मुझे इसको जब लिखना है तो इसको लिखना है अपने सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो क्या बोलता है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका ये बोलता है कि अगर आप, तो देखो सिंपल सी बात आपने भी समझनी है बेटा इसमें, कि अगर आप किसी भी दो नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो लीस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए आपका। तो सिंपल सी बात ये है कि ये देखो, जो जो हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर होता है ना, उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते, तो उसको तो आप छोड़ दिया करो, और कोई ऐसा नंबर जिसके बाद यूनिट दिया हो वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। जैसे कि ये पे 20 mm लिखा है तो 20 इसका सिग्निफिकेंट, मतलब 20 इसका 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पे 100 लिखा है, वैसे तो देखो अगर अकेला 100 लिखा होता तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता, बट बात यहाँ पे कि 100 लिख के दिया दिया, और क्योंकि उसने यूनिट डिफाइन कर दिया तो मैं यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट इसको कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एज रिजल्ट आपका जो फाइनल आंसर है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो 2 का मतलब वो ये 2 डिजिट्स होंगे आपके, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 1.5 लिख दिया, तो ये 2 डिजिट्स पकड़ लिए। और साइंटिफिक नोटेशन भी होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है जो पहला नंबर है उसके बाद डेसिमल होना जरूरी है। तो अब देखो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे बेटा 10 की पावर मैंने 4 लिख दिया, और साथ में आ गया आपका mm²। तो बस इस तरीके से आपने अपना इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का आंसर देना था। क्लियर? चलिए, अब आई होप आपको ये दो तो अच्छी तरह समझ में आ गए। तो पहले वाले में तो कुछ भी नहीं था, देखो पहले वाले में हमने इसको सिंपली कन्वर्ट किया, आंसर आ गया। दूसरे वाले के अंदर ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाता है। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी स्टेप बाय स्टेप अब हम बाकी के दो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बात हो रही है अब हमारी दैट इज पार्ट नंबर सी की। अब सी पार्ट के अंदर कहता है अ व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्पीड दी हुई है, और स्पीड जो है वो हमें दी हुई है दैट इज 18, दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे लिखा जाता है। अब पहले तो उसको मीटर में और सेकंड में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए 18 किलोमीटर बोल दिया, तो अब यहाँ पे बात आती है कि 18 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1000 डाल दिया मीटर, और डिवाइडेड बाय नीचे आपको बेटा यहाँ पे दिया हुआ है आर, और 1 घंटे में आपका 3600 सेकेंड्स आपके पास होता है, ठीक है। तो बस जी आपने इसको क्या करना है, सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा, वैसे देखो यार सिंपल सी बात बताओ तो ये देखो ये इससे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा आपके पास, ये 18 है, ये 2 हो जाएगा 36, ये इससे कटेगा तो आंसर 5 आ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट आपका आंसर आता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो कहता है कि कितने मीटर कवर करेगा 1 सेकंड के अंदर, तो आप इसी को देखकर बता सकते हो कि इट इज गोइंग टू कवर 5 मीटर इन 1 सेकेंड। तो इस तरीके से बेटा आपने जो इसका आंसर था वो कंप्लीट करना था। आसान है, आई नो, इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस सिंपल कन्वर्जन्स करते जाना है और आपका आंसर आ जाता है। बात करते हैं डी की। कहता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लेड इज 11.3, इस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी मीटर की पावर -3 वो क्या होगा आपका। अच्छा पहले ना मैं आपको ये बात समझा दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर तो रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, आरडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी को, तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये पूरा फॉर्मूला है। तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से डेंसिटी को पता करना ही है, तो उसको पता करने का तरीका क्या होगा,
मुझे सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे लिख दिया बेटा डेंसिटी, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिख दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, अब ये वाला टर्म जो है वो इधर चले जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स relative density into the density of water, density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है आपको, पहले पार्ट में कह रहा है कि आपका जो मतलब जो आंसर है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपने निकालना है। तो अगर मैं डेंसिटी निकाल रहा हूँ सब्सटेंस की, ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो याद रखें कि आर डी जो आपको दी है दैट इज 11.3, उसको आप जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस का है, तो ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस, उसकी जो वैल्यू है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल जो आपका आंसर है वो आ जाता है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका आ गया, ठीक है। अगर कोई कहता है मुझे साइंटिफिक नोटेशन में ही सर बताइए कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 1, बेसिकली ये आपका यहाँ पे आ जाता है 10 की मतलब 10 की पावर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूजुअली क्या होता है ना, 10 की पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो सिंपल 11.3 भी आपका आंसर बन जाता है, बट चलो जो बोला गया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वही नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि मुझे डेंसिटी जो है वो आपने पता करके देनी है सब्सटेंस की, बट किस में, केजी पर मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है कि बेटा 11.3 तो आपका आर डी है ही है, बट इसमें हो जाता है बेटा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब आ जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है इसको लिख सकते हो बेटा 11.3 इंटू 10 की पावर 3 के जी पर मीटर क्यूब, और साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलते थे कि पहले के यहाँ के बाद डेसिमल आना चाहिए 1 के बाद, तो 1.13 10 की पावर 4 के जी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे बेटा आपका इसका आंसर आया। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे लिखोगे और केजी पर मीटर क्यूब में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डन। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ बेटा आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब आपका न्यूमेरिकल कहता है बेटा कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1, ठीक है। कौन कौन सा है, ये जो 7 नंबर वाला है ना, यही सिग्निफिकेंट फिगर है इसका। अब अगर मैं बात करूँ बी पार्ट की, तो बी पार्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है 2.64 इंटू 10 की पावर 24, तो 2.64, तो 2 6 2 6 एंड 4, इन तीनों को मैं काउंट करूंगा, जितने ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। सी पार्ट के अंदर देखेंगे तो आ जाता है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद आपने रखना है कि जो जीरो होता है ना, देखो ये डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाऊं थोड़ा समझ में आएगा। जैसे ये डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल के बाद मेरे पास 3 नॉन जीरो है, उसके बाद एक मेरा जीरो है, तो नॉन डेसिमल के बाद के नॉन जीरो के बाद का जीरो, डेसिमल के बाद के नॉन जीरो के बाद का जीरो इंक्लूड किया जाता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि इसमें जो आंसर है 4 आएगा। और कौन कौन से काउंट किए गए, 2 3 7 एंड 0, तो इनको काउंट किया गया और इससे बेटा आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर बन जाता है। डी की बात करते हैं। अब जैसे मैंने कहा था ना कि डेसिमल के बाद नॉन जीरो के बाद का जीरो काउंट किया जाता है, तो यहाँ पे देखो 6 भी काउंट होगा, 3 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा, तो आंसर आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके, ठीक है। यहाँ ई कर देता हूँ आपका, कहता है कि यहाँ पर है 6.032, यस। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें प्लीज, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा दूं। जैसे कि अगर तो होता है 0.032 होता तो मैं इसको काउंट ना करता, लेकिन क्योंकि एक नॉन जीरो यहाँ पे आ चुका है तो दो नॉन जीरो के बीच के जीरो को फिर काउंट करना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर बाकी मैंने रूल्स आपको बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, प्लीज उस वीडियो को ध्यान से देखना, और उसमें मैंने बताया है सिग्निफिकेंट फिगर कब कहा जाता है कब नहीं कहा जाता है, किसको काउंट करना है किसको काउंट नहीं करना, ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इसको जरूर देखना।
तो फाइनली जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, दैट इज मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कौन कौन से? 6, 0, 3 एंड 2, इनको काउंट किया मैंने यहाँ पे लास्ट में। बेटा अब देखिए, जैसे मैं आपको पहले ऑलरेडी बोल रहा था कि इसमें देखो आपका ये जो जीरो है, डेसिमल के पहले कोई भी नॉन जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब मैं इसको भी काउंट नहीं करूंगा, इसको भी नहीं करूंगा, इसको भी काउंट नहीं करूंगा, बट ये दो दो नॉन जीरो के बीच में है तो इसको काउंट करूंगा। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी है। तो बस इस तरीके से आपने इसको करना था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 आंसर है, 6, 0, 3, 2। तो बेटा इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह ये आ गया होगा, राइट। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए बेटा, अब हमने इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, कहते हैं द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर। आपको देखिए यार, मैं करके दिखाता हूँ साथ साथ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। सबसे पहले देखो यार, आपको लेंथ दिया हुआ है, राइट। अब लेंथ जो है वो आपको दिया है 4 पॉइंट, और लेंथ को मैं यहाँ L कंसिडर करूँगा, ठीक है। 2, 3, 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ब्रेड्थ दिया हुआ है, हम इसको B से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमें दिया हुआ है 1.005 मीटर। और अगर मैं यहाँ पे थिकनेस की बात करता हूँ, ठीक है, हम H बेसिकली, या T भी आप इसको ले सकते हो, लेकर 2.01 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये मीटर में सब कुछ दिया हुआ है। या तो सभी को मीटर में कर दो, या तो सभी को सेंटीमीटर में कर दो, और उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो उसी टर्म में आपका होना चाहिए। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं अच्छे से कि अगर आप यूनिट की कन्वर्जन करते भी हो तो उससे मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता। इसी वजह से अगर आप इसको काउंट करेंगे तो उसमें आपको मिल जाते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको मिलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर कि ये ऑलरेडी आपके मीटर में है। बट अगर आप इसको कन्वर्ट कर भी लेते हो तो यहाँ पे आएगा 0.0201। और आप इसको चेक करें तो 1, 2, 3, मतलब इसमें भी एक गलती मुझसे हुई है, मैं साथ के साथ ठीक कर दूं प्लीज, कि यहाँ पे 3 नहीं है, 4 है, लास्ट वाले में 3 है आपके। देखो ना, ये भी तो है 1, 2, 3, 4, इसमें आपके पास आ जाता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इस वाले में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है आपका, और इस वाले में 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 है। तो फाइनल आंसर जो है वो आपके जो जो आपके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में वो कहता कि आपको इसका एरिया पता करना है, राइट। तो एरिया आपको पता ही बेटा क्या होता है, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, ठीक है जी। आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, मतलब डबल ऑफ L जो आपको दिया हुआ है 4.234, ठीक है, इंटू ब्रेथ 1.005, ये तो आपका पहला हुआ, प्लस फिर 1.005 प्लस आपका, नोट प्लस, मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसलिए ये नहीं होगा यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, नेक्स्ट क्या था आपका, हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है 0.0201 प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है आपको 0.0201, और साथ में फिर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका लेंथ जो कि है 4.234, ठीक है। ये सब दिया हुआ है आपका। सो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ जाता है पहले तो 8.7209494787 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हो तो लास्ट में आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर बनेगा, दैट इज 8.720947 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब बात क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे को जो मेरा आंसर चाहिए वो चाहिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो जो मुझे वैल्यूज दी गई हैं वैसे सबसे लीस्ट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर, तो मेरा जो लास्ट आंसर है वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
इसके बाद देखो जो नंबर है वो क्या है, वो 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है, क्योंकि राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि 5 से कम है तो जब आप इन सभी नंबर्स को निगलेक्ट कर दोगे, इन सभी नंबर्स को आप निगलेक्ट करोगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट, 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा होता तो ये 3 बन जाता। तो इसलिए इसका आंसर बनता है 8.72। ठीक कर दूं साथ के साथ ही, तो 8 पॉइंट आपका आ जाता है, दैट इज 72 मीटर स्क्वायर। तो ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपने क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। हम इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा, बी पार्ट की बात करना है तो कह रहा है कि वॉल्यूम पता करो आप शीट की, क्या है वॉल्यूम जो है वो आपने इसकी पता करनी। और आपको देखिए वॉल्यूम तो बताइए बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आपके पास होता है, मतलब ये कि आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना था। तो 4.234 प्लस उसके बाद आपका आ जाता है 1.005, ठीक है, नोट प्लस, मल्टीप्लाई। ये ऐसी गलतियां होती है क्योंकि ये ना बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है ना, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बट आराम से आप इसको करना, ठीक है, गलती ना हो इसमें कोई भी। मल्टीप्लाई बाय, फिर से उसने हाइट बोला है तो हाइट बेसिकली जो थिकनेस है वो होती है, तो 0.0201। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक सारे एक ही यूनिट के नहीं होंगे तो आप उनको आपस में यूज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे केस में जब आपका लास्ट आंसर आ जाएगा तो किस सिग्निफिकेंट में होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो मेन बात यह है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो मैंने तो सॉल्व किया हुआ, तो मेरे पास जो आंसर है वो आता है 0. दैट इज 08 देन 55289, ठीक है, 55289 मीटर क्यूब, या ठीक है। तो ये मेरे पास आता है। अब मैंने क्या कहा था कि मेरा जो आंसर है वो होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो देखिए क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है तो इसके बाद वाला 0 में मैं कंसिडर नहीं करूंगा, तो शुरुआत यहीं से होगी। सो 1 2 एंड 3 तीन सिग्निफिकेंट हो गए। उसके बाद वाला नंबर 5 से कम है, तो जब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो इस वाले 5 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनल आंसर इज 0.08 देन 55 एंड देन उसके बाद मीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आपने अपना ये जो न्यूमेरिकल था वो सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एडिशन करते वक्त या मल्टीप्लाई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है और किस तरह से आपने अपना लास्ट आंसर को छोड़ना है। क्लियर? चलिए, अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो देखिए, अब हमने बात करनी है बड़े न्यूमेरिकल नंबर 12 की। कहता है द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर बैलेंस इज दैट इज 2.300 kg. The two gold pieces of masses 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम। आपने एक चीज नोट करी है, यहाँ पे देखो ग्राम में दिया हुआ है और वो ऊपर वाला जो है वो केजी में है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आप ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास सेम यूनिट ना हो, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड में फिर भी चल जाता है, बट एडिशन और डिफरेंसेस अगर आप निकाल रहे हो, सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हो, तो हमेशा सेम यूनिट के अंदर ही हो सकता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो मुझे यहां पर मास ऑफ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स वो मुझे दिया हुआ है एंड इट इज 2.300 kg, ठीक है। मास ऑफ वन गोल्ड पीस, ये आपको दिया हुआ बेटा 20.15 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो 0.02015 केजी ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मास ऑफ अनदर गोल्ड पीस वो आ जाएगा 20.17 ग्राम, तो केजी में हो जाएगा 0.02017 ग्राम। तो यहाँ पे आपके पास वो चीज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, देखो अब आपने क्या करना है, सबको यहाँ पे ऐड करना है। एक बार बता दूं बेटा आपको कि हम इसको चाहें तो 2.3 kg भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आ गया 2.3 kg। अब आपने क्या करना है, इनको टोटल निकालना था। तो पहले बात क्या था, टोटल मास। टोटल करते हुए ना कई बार बड़ी गलती हो जाती है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। देखो जैसे कि 2.3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आए तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आएगा 02015
और 0.02017। बस आपने इनको आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो किया हुआ है वो है 2.34032 kg। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जब हम कभी भी अपने नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं ना, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब ऐड कर दो तो ऐड में आपका आंसर हमेशा लीस्ट डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इन तीनों को देखोगे, इन तीनों में से जो 2.3 वाला है, ठीक है, ये वाला जो है इसका एक ही डेसिमल प्लेस है। उसके नीचे वाले में हमारे देखो तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो मेरा जो आंसर है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात होती है। तो देयरफॉर इसका जो सही आंसर है वो है 2 पॉइंट, अब देखो ये 4 है ना, 4 2 पॉइंट एक की डेसिमल प्लेस है 3, 3 के बाद 4 है जो कि 5 से कम है, तो इसके नंबर में कोई चेंज नहीं लेके आएगा, तो आंसर वही है। तो मतलब मतलब ये शुरुआत भी वही है, एंड भी वही है। तो इसलिए इसका आंसर 2.3 kg आपका आ जाता है। बी पार्ट में वो कहता कि द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसीज, पीसीज में आपने करना है, जो डिफरेंस आपने निकाला है, तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा यार। तो डिफरेंस जब आप निकालते हो तो आपका जो, देखो अगर ग्राम में ही निकालना है सपोज, तो 20.17 माइनस 20.15 आपका आ जाएगा 0.02 ग्राम। और यही आंसर भी है। द रीजन इज दैट बिकॉज आपका 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेस में छोड़ देना और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13 की। और इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये न्यूमेरिकल है। मोस्टली आपके स्कूल के अगर मान लेते हैं कोई टेस्ट हो रहा हो तो उसमें आ जाता है, नहीं तो मिड ईयर फाइनल जब भी पूछेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस सा है, तो इसको थोड़ा ढंग से कर लें तो आपको आ जाएगा। इजी बहुत है, उतना मुश्किल है नहीं है। तो क्या कहता था फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू द 4 ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी एंड डी एज फॉलो। दिया हुआ आपको पी की वैल्यू, पी क्या दिया हुआ आपको, ए क्यूब बी की पावर 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी, और साथ में टी है आपका। परसेंटेज एरर पता, परसेंटेज एरर ए बी सी डी का आपको दिया हुआ है। कहता है परसेंटेज एरर इन पी आप कैलकुलेट करके दीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप समझो कि लिखते कैसे हैं। ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन पी इंटू 100%। ये हो गया परसेंटेज एरर इन पी, ऐसे होता है। सिमिलरली चेंज इन ए डिवाइड बाय ए इंटू 100%, ये आ गया परसेंटेज एरर इन ए। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब किसी की पावर आपको दी हो तो वो पावर को आपको आगे लेके आना होता है और फिर आप उसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखो। तो ये एक एग्जैक्ट वे है इसको लिखने का। अगले केस में बेटा उसकी पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। मैंने इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं हवा में कुछ भी करवा रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। अब इसकी पावर 1/2 है और हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर पता करना होता है, इसलिए हमें ऐड ही करना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, मतलब मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिटेल में समझाया हुआ है। रिक्वेस्ट कि आप उन वीडियोस को अच्छे से देखें और समझो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस बेटा 1/2 एंड डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, प्लस 1 क्योंकि पावर तो 1 ही है, देखो इसमें पावर एक ही है, 1 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% बेटा आपको यहाँ दिया हुआ है। अब ये पूरा परसेंटेज एरर 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बेटा आपको 3 दी हुई है, इसकी आपको दी हुई है 4, इसका आपको 2 दिया हुआ है। तो इनको हम रिप्लेस, मतलब इनकी जगह पे इसको डाल देते हैं। मतलब ये कि डेल्टा पी बाय पी इंटू 100% विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 3% प्लस 1/2 इंटू 4% प्लस बेटा नेक्स्ट आएगा 1%। ठीक है, 1 इंटू 2% है ये आपका, मतलब परसेंटेज के पीछे आएगा आपका, मतलब यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा 2%। ये है आपका, रेज कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि क्या मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, डन। अच्छा जी, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने इनको आपस में ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 3% आ गया, यहाँ पे आ गया 6%, यहाँ पे आ गया 2% और फाइनली यहाँ पे आ गया 2%। तो आप देख सकते हो 6 and 4 10 और 10 और 3 13, तो आपके पास 13% आपका जो है यहाँ पे एरर बन जाता है। ये एक तरह से परसेंटेज एरर है। हाँ, अगर फ्रैक्शनल एरर मुझे देखना है तो डेल्टा पी बाई पी तो आपके पास है, ये 100 से डिवाइड कर दो। सो व्हेन यू डू सो, तो 13/100 आप कर दोगे तो आपका आंसर 0.13 आपको मिल जाएगा।
अब मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने ऐसा इसको फाइंड क्यों किया है। देखिए बात यह है कि अगर आप थोड़ा ऊपर न्यूमेरिकल को पढ़ें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पहले तो उसने परसेंटेज एरर फाइंड करने को बोला, वो मैंने ऑलरेडी पता कर लिया है। फिर वो कहता है द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन, तो वो 3.763 मेरे पास आया। तो कहते हैं कि अब इस वैल्यू को कितना राउंड ऑफ करें फाइनल रिजल्ट के लिए। तो ऑब्वियस है बेटा, मेरा जो ये वैल्यू है इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास आ चुका है, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर है तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो भी मेरा दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो 3.763 आपको यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट है, बट जब इसका मैं राउंड ऑफ करूंगा, क्या करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 3.8। अब बोलेंगे सर 3.8 क्यों? क्योंकि देखो एक ये डिजिट और ये हो गया दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद वाले को मुझे हटाना था, राउंड ऑफ करना था, बट वो 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो अपने पहले वाले नंबर में वो +1 कर देता है, तो इसलिए 3.8 आपका यहाँ पे आंसर आया था। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, गुड। चलिए अब हमारा रह गया है सिर्फ एक ऐसा न्यूमेरिकल जो कि एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर है, जल्दी से उसको भी खत्म कर लेते हैं। सो देखिए बेटा, अब हमने करना है अपनी एडिशनल एक्सरसाइज में वो न्यूमेरिकल जो सिग्निफिकेंट फिगर पे बेसिस है। तो देखिए ये वो आपका बेटा न्यूमेरिकल है, इजी है, आराम से करेंगे, देखो हो जाएगा। कहता है इट इज क्लेम दैट द टू सीजियम क्लॉक्स इफ अलाउड टू रन फॉर 100 years free from any disturbance may differ by only about 0.02 seconds. ओके, may differ, तो may differ का मतलब यहाँ पे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। मतलब ये कि जो चेंज आ रहा है टाइम का वो आएगा सिर्फ 0.02 सेकेंड्स का। ठीक है, कितने बार में, मतलब कितने टाइम में, 100 ईयर्स में। तो टोटल टाइम जो है वो आपको 100 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बेटा, 100 ईयर्स में 100 इंटू पहले तो 365 आप डेज करेंगे, उसमें 24 घंटे होते हैं। हर 24 घंटे के हिसाब से एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में आपके 60 सेकेंड्स। तो बेसिकली काफ़ी कुछ इसमें आपने मल्टीप्लाई करना था। हाँ, अगर इसको और प्रिसाइजली आपने करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 365.25 डेसिमल में एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज ये होते हैं एक साल के अंदर। अगर हमने बिल्कुल, क्योंकि हम बात करें ना सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स की बात करें तो बहुत प्रिसाइज हमें दिन लिखने पड़ेंगे। तो 365.25 डेज इसमें हम कंसिडर करेंगे, एंड 24 घंटे 60 ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो, ठीक है, जब मैं आपको ऐसे तो एंड में बताता हूँ, तो आपने करना क्या है, कहता है कि व्हाट डज दिस इंप्लाई फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द standard cesium clock in measuring टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको बेटा, फ्रैक्शनल आपको एरर फाइंड करना है टाइम में। फ्रैक्शनल एरर जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए 0.02 सेकेंड का सिर्फ फर्क पड़ रहा है, कितने 100 सालों में, मतलब 100 इंटू 365.25 डेज 24 आवर 60 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है बेटा। तो 0.63 10 की पावर -11, ठीक है, -11 आपके पास आंसर आता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 10 की पावर -11। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपके मतलब अगर 100 सालों में देखेंगे, अगर वैसे 100 ईयर्स में अगर मैं देखूंगा, तो एक सेकंड में आपका 10 टू द पावर -11 सेकंड्स का एरर आएगा। मतलब बहुत माइन्यूट एरर है, या आप ये भी कह सकते हो कि 10 की पावर 11 सेकंड्स के बाद सिर्फ एक सेकंड का ही फर्क इसमें आएगा। तो आप इस तरह भी इसको बोल सकते हो, बोलने का तरीका होता है बेटा आपका। ठीक है, तो या तो आप ये कह सको कि जब 10 की पावर 11 सेकंड्स होंगे तो उसमें से उसके बाद सिर्फ एक सेकंड का एरर आएगा दो क्लॉक्स के बीच में, या तो ये बोलो कि हर एक सेकंड में 10 की पावर -11 सेकंड का फर्क आता है। तो आप दोनों में से किसी तरीके से भी इसको बोल सकते हो, और बस इस तरीके से बेटा आपने इसको फाइंड आउट करना था। बहुत ईजी है। एक्यूरेसी का मतलब यही होता है बेटा कि आपने उसका फ्रैक्शनल एरर निकालो। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में करना होता तो इंटू 100 कर लेता, तो वो भी मेरा आंसर वहां पे आ जाता। आई होप आपको अच्छी तरह ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स के जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन जो रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर, उसकी थ्योरी, उसके ये सब न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।